दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव को लेकर हुई बैठक। निष्पक्ष चुनाव के लिए पंजीकृत दलों ने दिए हैं सुझाव। पूर्व दिल्ली में टूटी पड़ी हैं कई इलाकों की सड़कें। सड़क टूटी होने से एक्सीडेंट का बना रहता है खतरा। प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। गांधीनगर में चुने गए विधायक प्रतिनिधि। स्थानीय विधायक ने जनता से संवाद के लिए चुने प्रतिनिधि। 3 प्रतिनिधियों को वार्ड द्वारा किया गया दायित्व। झील में कई जगह हो रही है फर्जी इंश्योरेंस। चालान से बचने के लिए करवाते हैं डुप्लीकेट इंश्योरेंस। पुलिस ने एक रैकेट का भी किया भंडाफोड़। और झील में डिवाइडर बनने को लेकर लोग नाराज। लोगों ने कहा नहीं बनाया जाए डिवाइडर। डिवाइडर बनने से बढ़ेगी जाम की समस्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में आए दिन बारिश होती रहती है। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव देखा जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लोगों का कहना है कि सड़क भी पूर्व दिल्ली में कई जगह पर टूटी पड़ी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस किस जगह सड़क टूटी पड़ी है। बारिश में जलभराव की वजह से टूटी सड़क में पानी भर जाता है। लोग परेशान हैं, कई बार तो एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। लाख शिकायतों के बाद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। ये तो सर 2 साल 2.5 साल से हैं। गाड़ियों की बैंड बजती है, कोई स्कूटर वाला गिर जाता है, कोई साइकिल वाले की चोट लग जाती है। आगे और बड़े बड़े गड्ढे हैं। पूरी रोड की हालत है इतनी ख़राब है। रोड है तो इधर जमुना पार्क की मोटा मोटी सभी ख़राब है। इतनी अच्छी रोडें हुआ करती थी कोई ज़माने के अंदर, यहाँ पे स्मूथ ड्राइविंग होती थी, कोई गड्ढे नहीं थे। अब देखो अब क्या हालत है इस समय। ये तो कॉमनवेल्थ गेम में बना था। उन्हीं कॉमनवेल्थ के बाद बेसिकली ये रोड बनी थी। ये पूरी रोड डेवलप हुई है मेरे ख्याल से करीब 2013 के आसपास। दिक्कतें तो आती हैं सर, गाड़ी भी हम पे और जगह यहाँ पे एक्सीडेंट भी आते हैं बहुत। यहाँ भी आगे के जगह ऐसे खुले हैं गड्ढे, बीच में बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। सड़क तो अभी हुई है थोड़े दिन से, पहले तो ठीक थी। हाँ, पानी भर जाता है यहाँ। 2 बंदे गिर चुके हैं। उस दिन मैंने उठाए हैं बैटरी रिक्शे वाले। एक्सीडेंट तो नहीं हुए, उस दिन बैटरी वाला रिक्शा बेचारा यहीं गिर गया। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने अपने क्षेत्र की आवाम को लेकर काफी सजग रहते हैं। गांधीनगर बड़ा क्षेत्र होने के नाते लोगों की परेशानी ठीक से नहीं सुनी जाती हैं। इसी को देखते हुए गांधीनगर विधानसभा से विधायक अनिल वाजपेयी ने 3 जनप्रतिनिधि को चिन्हित किया है, जो इलाके की समस्या को सुनकर विधायक तक लाएंगे। 25 वार्ड से संजय श्रीवास्तव, 26 वार्ड से दिनेश कुमार, 27 वार्ड से सुनील को चुना गया, जो जनता की परेशानियां विधायक तक पहुंचाएंगे। फिर उन परेशानियों का हल निकाला जाएगा। मेरा जो विधानसभा है काफ़ी बड़ी है और एक हिस्सा हमारी विधानसभा का लाइन के पार भी आता है, तो काम ज़्यादा है और इसलिए हमने अपने 3 विधायक प्रतिनिधि हमने बनाए हैं। 25 वार्ड से श्री संजय श्रीवास्तव जी जो मेरे वहाँ के प्रतिनिधि होंगे, 27 वार्ड से श्री सुनील तिवारी जी होंगे और 26 वार्ड से श्री दिनेश निर्माण जी होंगे। तो हमारा इससे इसलिए है कि कई बार काफ़ी लोग आते हैं और बहुत सी समस्याएं हैं, सीवर की, पानी की, सड़कों की। तो जनता के प्रति संवाद बना रहे विधायक के साथ। तो ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये जनता के बीच में और विधायक के बीच में एक संवाद का कार्यक्रम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं अपने विधायक जी अनिल वाजपेयी जी का और रोमेश गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि कभी भी किसी जनता में भी किसी को इस बात की शिकायत नहीं होगी कि आज जो अनिल वाजपेयी जी ने मुझ पर भरोसा किया है, इस बात की विश्वास दिलाता हूं कि जनता को किसी भी बात की शिकायत नहीं होगी और जनता का हर प्रकार से सेवा करूंगा। 27 ई से विधायक प्रतिनिधि बनाया अनिल वाजपेयी जी ने मुझे, और जिस विश्वास से उन्होंने ये हमारे को
सेवा का मौका दिया है, इसमें हम विधायक जी का नाम किसी भी तरह से नीचा नहीं होने देंगे और उनके पूरे विश्वास पे उतरेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उनके विश्वास को कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे और जो भी काम मेरे संज्ञान में आएगा हम वो पूरा करेंगे और विधायक जी का नाम रोशन करेंगे। गांधीनगर में काम किया है और काम करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सिख नेताओं के साथ 2021 के चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं से बात की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नेताओं ने भाग लिया और कहा कि कोरोना काल को लेकर चुनाव में सावधानियां बरती जाएंगी। चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए काम शुरू हो गया है। देखा गया था कि पिछली बार कई फर्जी वोट पड़ गए थे, जिसकी वजह से ठीक से रिजल्ट नहीं आ पाया था। जो भी इलेक्शन हो, फेयर हो, अच्छे तरीके से हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिल्ली सिख नाम जुड़ा हुआ है सिख, इसलिए सिखों के ही को ही वोट मताधिकार का होना चाहिए। यहाँ पर सिख ही वोट डाल सके, क्योंकि कई बार इलेक्शन में देखा गया पिछले इलेक्शंस में कि कोई भी आता है और वोट डाल जाता है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है जो कि हमें इलेक्शन कराना है सिख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, और सिख ही इसमें वोट डालें, ये मेन मुद्दा है। एक तो ये जो ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि जो वोटर लिस्ट हो फ़ोटो वाली हो, जिसमें फ़ोटो में साफ पता लगेगा कि कौन सिख है, जिसकी पगड़ीधारी है, गैर पगड़ीधारी है, कैसा नहीं है। तो ये दो मुद्दे ज़रूरी हैं। ये मैं समझता हूँ इसके लिए उन्होंने कल सलाह भी ली है, और जहाँ तक ये सरकार कर रही है ये निष्पक्ष और इस तरह से ही मुझे लगता है चुनाव कराएगी, और समय से चुनाव कराना एक बहुत बड़ी बात है जो ये सरकार कर रही है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फर्जी मतदान भी हुए हैं। पहले ऐसा हुआ है कि लोगों ने पंजाब से आकर वोटें डाली हैं, लोगों ने नकली आई कार्ड बनवाए हैं, आधार कार्ड बनवाए हैं, उससे वोटें डली हैं, और वो मिली भगत जो हुई है उसके कारण यहाँ पर काफ़ी दिल्ली का सिख में एक रोष भी है, गुस्सा भी है। और वो गुस्सा जो है ठीक भी है कि क्योंकि जब दिल्ली सिख का है ये चुनाव, तो दिल्ली का ही सिख इसमें हिस्सा ले, और दिल्ली का सिख ही इसमें हिस्सा ले, दूसरा आदमी ना हिस्सा ले, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो पाए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव हैं 2021 के अंदर मार्च में ड्यू हैं, और दिल्ली सरकार ने जो रिस्पॉन्स दिखाया, हम पहले तो उनकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने इस महामारी के दौरान भी एक मीटिंग कॉल करके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अहदेदार हैं या दूसरी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनको बुलाकर उन्होंने जो मीटिंग कॉल करके उन्होंने सबसे पहले जो निर्देश दिए हैं उसके अंदर कि वोटर लिस्ट जो है वो इस बार पूरा प्रॉपर फ़ोटोज़ के साथ में जाएगी, और जिसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होनी है वो ऑनलाइन ही पॉसिबल होगी, क्योंकि ऑफलाइन वो घरों में जाकर नहीं होगी। और दूसरा नंबर है कि शायद हो सकता है कि कुछ एरियाज़ जो हैं कम करके इलेक्शन जो है वो ऑन टाइम होने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो इलेक्शंस हैं वो ऑन टाइम हो जाएं, क्योंकि आज जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हालात बने हुए हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, सिख कम्युनिटी की भी आज डिमांड है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन हो। चालान से बचने के लिए कई कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर डुप्लीकेट इंश्योरेंस करवाते हैं। ये काम कई जगह चोरी छिपे चल रहे हैं, जिसमें हाल ही में एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। लोग चालान से बचने के लिए महज 400 रुपये में फर्जी इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई हादसा हो जाता है तो कई क्लेम नहीं हो सकता है। चालान से बचने के लिए कुछ ऑटो वाले या कुछ और अदर व्हीकल्स क्या करते हैं, वो जो मेन पेड करने वाला होता है ना, कि उसकी जो मेन कीमत होती है वो 8,000, 10,000, 15,000 जो प्रीमियम बनता है कंपनी को जाता है, उससे बचने के लिए वो अमाउंट ना हमें भरना पड़े, वो फर्जी इंश्योरेंस करता है। कुछ रैकेट ऐसे दिल्ली में हैं जो पकड़े भी गए हैं और भी पकड़े जाएंगे जब पुलिस तहकीकात करेगी। तो केवल 400 और 500 रुपये में होती है। वो चालान से बचने के लिए ये चीज़ करते हैं कि चालान ना हो, तो वो फर्जी इंश्योरेंस मानी जाती है। वो कवर नोट ही मिलता है उसमें, वो कवर नोट लेके वो चलाते रहते हैं गाड़ी, जब पुलिस पकड़ती है वो दिखाते हैं और निकल जाते हैं। कभी जब इसे इंटरनल चेकअप किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो पता लगता है कि फर्जी है। तो उसमें ये होता है कि आदमी जब एक्सीडेंट होता है या गाड़ी टूटती है, डेथ होती है, तो उसमें क्लेम नहीं मिलता। और फर्जी पाए जाने में 420 का केस जो गाड़ी का मालिक होता है उस पर होता है। तो ये गलत चीज़ है, इसमें हमारा रेवेन्यू का नुकसान है, और साथ में जो गाड़ियों का क्लेम मिलना था वो नहीं होता। तो सरकार इस पर सख्त कदम उठाए
कि आने वाले समय में ये चीज़ रुके और ये होनी नहीं चाहिए। नहीं, हम कहते हैं उसमें हमको बता देंगे, इसमें डालते हैं कंप्यूटर पे नंबर तो उसमें अंदर शो नहीं करता, बाहर हमारे पास लेटर होता है उसका, और उसके बाद ना उसमें शो नहीं होता है, अंदर नहीं दिखाता, तो फिर विदाउट इंश्योरेंस का चालान काट देते हैं, फिर वो डुप्लीकेट उसे साबित कर देते हैं वो लोग। हाँ, चेक इन होती है इंश्योरेंस की, उसका 10,000 का चालान आता है, अगर डुप्लीकेट निकलती है तो चालान कटता है उसको। वो डुप्लीकेट वाली तो 600-700 रुपये में कर देते हैं वो। हाँ, हो जाती है डुप्लीकेट चालान से बचने के लिए, लेकिन अब वो कंप्यूटर का सिस्टम आ गया तो मोबाइल पे ऐप आता है, तो उसमें शो नहीं करती है वो, बस देखने के लिए होती है, पुलिस वालों को दिखाने के लिए बस वो। तो लोकल इंश्योरेंस 400-500 रुपये की होती है, मगर इस चीज़ में फ्रॉड केस में आते हैं ये सब चीज़ें, तो सही नहीं है, क्लेम वगैरह नहीं मिलता इसमें, अगर आदमी मर जाए तो कुछ नहीं हो पाता, एक्सीडेंटल केस में कुछ नहीं हो पाता, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डुप्लीकेट होती है, बहुत से ड्राइवर करा लेते हैं, पर बहुत से ऐसे हैं कि दुकानदार भी जो होते हैं कि जो गलत इंश्योरेंस बना के देते हैं उनको, पर यह है कि जो ड्राइवर कराते हैं डुप्लीकेट इंश्योरेंस वो ना कराएं तो बढ़िया है, क्योंकि एक तो सरकार को उसका रेवेन्यू नहीं मिलता और इनको जो क्लेम देना होता है पार्टी को या कुछ हो तो वो भी नहीं मिलता। झील में डिवाइडर बनने को लेकर लोग नाराज हैं। लोगों ने कहा कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले चुके हैं, लेकिन काम नहीं रोका जा रहा है। लोगों ने ये भी कहा है कि डिवाइडर बनने से जाम से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि हमेशा जाम यहाँ पर लगा रहेगा, जिससे परेशानियाँ बनी रहेंगी। इसलिए यहाँ पर डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, हम यही चाहते हैं। ऐसा है जी सर, यहाँ पर जो अनऑथराइज तरीके से बीच में डिवाइडर बनाया जा रहा है, ये एक आदमी की गलत शिकायत की वजह से पूरे बाज़ार को परेशान और डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसमें आने वाले समय में और अभी से इतनी परेशानियाँ शुरू हो गई हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से 50 साल पुराने रह रहे हैं और हमारी जो परेशानी है, हम जहाँ कारोबार कर रहे हैं और जिस व्यक्ति ने कंप्लेन कर रखी है उसका इस रोड से कोई लेना देना किसी किस्म का नहीं है। वो एक छोटी गली में रहता है और सारे बाज़ार को उसने परेशान कर रखा है। और ये डिवाइडर बनने से जब बस निकलती है, काफ़ी बड़ी बस होने के कारण यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि साइड में से छोटे बच्चे या साइकिल या कोई पैदल चलने वाला कोई भी आदमी आराम से निकल सके। इसकी दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं और पहले भी होती थी, अब और ज़्यादा होंगी। और लोगों का जो कारोबार है यहाँ पर वो 40-50 साल से कर रहे हैं, उनको इतनी परेशानी हो जाएगी कि उनका कोई भी कस्टमर कोई आता है तो उसको 2-4-5 मिनट के लिए समय चाहिए होता है। किसी ने पैसे देने हैं, किसी ने सामान लेना है। अगर कोई 50 साल से व्यापार कर रहा है तो अपना बंद करके तो चला नहीं जाएगा। ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। डिवाइडर बनने से यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे और स्कूल की बसें जाएंगी, जो बच्चे जाएंगे उनको जो नुकसान होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा। आने वाले टाइम में यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होंगे। आज से 30-40 साल हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ ये डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंस वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी और आम मार्केट वालों को भी तो परेशानी है ही है सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे जो ट्रैफिक हर वक्त जाम रहेगा, इस वक्त ट्रैफिक आराम से जाता है। एक आदमी की वजह से कंप्लेंट जो रोज़ रोज़ ठोक देता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, हम यहाँ पे परेशान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन डिवाइडर बनने के बाद यहाँ पे दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी। हम ये मार्केट वाले ये यहाँ रेजिडेंशियल ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये डिवाइडर ना बनाया जाए। कोरोना की वजह से देश में दिनों दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में डर है। कई बार कोरोना के मरीज एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद भी सिम्टम्स नहीं पकड़ में आते हैं। ये देखा जाता है कि अधिकतर कोरोना के मरीजों की सूंघने की शक्ति चली जाती है। तो ठीक से कोरोना को कैसे पकड़ें और कैसे जांच होनी चाहिए, इसी को बता रहे हैं डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी। ये ऐसा है कि जिस टाइम पे लॉकडाउन ख़त्म हुआ और अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें लोगों के ऑफिसेस खुले, मॉल खुले, दुकानें खुली, तो वहाँ पे इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर्स को इस्तेमाल किया गया। इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर क्या चीज़ डिटेक्ट करता है? वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को, क्योंकि कोरोना के जिस प्रकार के केस दिल्ली में आ रहे हैं, उसमें 50% केस ऐसे हैं कि जिनके अंदर बुखार 4 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, बहुत ज़्यादा हुआ 48 घंटे, उसके बाद बुखार ही नहीं आया, गले में हल्की सी खराश हुई और उसके बाद में सूंघने की शक्ति ख़त्म हो गई। आपको मतलब लगभग 50% केस ऐसे होते हैं जिन्हें सूंघने की दिक्कत हो जाती है, वो सूंघ नहीं पाते। तो शुरुआत में जब बुखार आ रहा है 1-2 दिन, उस टाइम पे तो थर्मल स्कैनिंग कामयाब है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बुखार वाले फेज से निकल गया और उसने उस बुखार को ले लिया हल्के में, पर उसको कोरोना हुआ है, इस बात का पता ना उस व्यक्ति को है ना उस दुकानदार को है। ऐसे लोग
बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, उन्हीं से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। और उन्हीं मरीजों के कारण जो कोरोना का हम जिस चीज़ से डर रहे हैं कि दोबारा पीक आ सकता है या संख्या बढ़ सकती है बाद में, वो ऐसे ही लोग हैं कि जिनका ये पता नहीं है कि ये इन्फेक्टेड है और वो कोरोना फैलाएंगे। भारत सरकार ने 20 जुलाई 2020 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू किया है, जिसमें कि पिछले एक्ट की जो कि खामियां थीं उनको दूर करके कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। जैसे कि इसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसका संचालन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करेगी, जिसका संचालन डायरेक्टर जनरल करेंगे। इसी पर ज़्यादा बता रहे हैं एडवोकेट मनीष भदौरिया। भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को एनेक्ट किया है और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे कि एक CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल होगी और उसको 3 लेवल पर, उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाकर 3 लेवल पर लागू किया गया है। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जहां पर हम 1 करोड़ तक के मामलों को फाइल कर सकते हैं। उससे ऊपर स्टेट लेवल है, जिसमें हम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले फाइल कर सकते हैं। और सबसे ऊपर नेशनल लेवल है, जिसमें हम 10 करोड़ से ऊपर के मामले फाइल करेंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि पहले के एक्ट में सज़ा का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें 2 साल की सज़ा और रिपीटेड मिस्टेक करने पर 5 साल तक की सज़ा और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उसके साथ साथ इसमें जो है क्षेत्राधिकार इसमें बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें रेस्पोंडेंट के एड्रेस से मुकदमा डाला जाता था, अब कंप्लेनेंट के एड्रेस से मुकदमा डाला जाने लगा है। तीसरा, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बना दी गई है, जो मामलों को इन्वेस्टिगेट और रेगुलेट करेगी। और इसमें काफ़ी सारे अधिकार जो कि हमारे कंज्यूमर्स को दिए गए हैं, जैसे कि उनको रेगुलेट करने का अधिकार प्रोडक्ट्स को, उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने का अधिकार। उसमें जो है एक प्रतिस्पर्धा इस टाइप की रहे कि लोगों को सस्ता माल मिल सके और अच्छा माल मिल सके। तो इस तरह बहुत सारे प्रावधान किए गए। कोरोना काल की वजह से बहुत सारी परेशानियां देखी जा रही थी। बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी हो रही थी। बहुत से पेरेंट्स अब भी यही कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि घर पे बच्चों का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन स्कूल में बच्चों को कोरोना को लेकर ध्यान इतना नहीं रखा जाएगा। अगर किसी एक बच्चे में कोरोना हो गया तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होगा। ये बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। पेरेंट्स परेशान हैं और कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, तब तक वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, चाहे उनको 1 साल बर्बाद क्यों ना करनी पड़े। ये वायरस जो है उसने आतंक मचा रखा है और कितने लोगों के घर परिवार जो हैं बर्बाद हो गए हैं। जब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आती है, मैं तो खुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, क्योंकि साल 6 महीने अगर बच्चों के ऊपर कोई बात रह भी गई है, स्कूल नहीं भी जाएंगे तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होगा जो जान से बड़ा हो। सीधी सी बात है, बच्चों की जान जो है वो सबसे पहले है। हम लोग अपने घरों में बच्चों को जिस तरीके से सेफ्टी के साथ रख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि स्कूल में जो है इस तरह की किसी प्रकार की भी कोई सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। नहीं, मैं इस फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए रिस्की बहुत ज़्यादा है। कोई इस चीज़ की गारंटी ले नहीं सकता कि कोई बच्चे हमारे सही रहेंगे। अगर वो कोई इस चीज़ का अगर फेवर भी करे तो भी मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। जब बच्चे बड़े ही अवेयर नहीं कर पा रहे तो बच्चे कैसे कर पाएंगे? आप खुद सोचिए कि जब बड़ों के ऊपर इतनी जान पे रिस्क आया हुआ तो बच्चे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। जब हम लोग इतनी सिक्योरिटी बरतते हुए भी हम बच नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। बच्चों के लिए कितना रिस्की है। बच्चे तो ये मास्क मुझे दिखा दे या ये, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लमेटिक है, मतलब बच्चों के लिए तो मैं तो एग्री नहीं हूँ बच्चों को भेजने के लिए। हाँ, वैक्सीन आ जाए तो थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन उसके साथ भी हम जब तक हम प्रॉपर ठीक नहीं होंगे तो कैसे उसको आगे बच्चों को स्कूल भेजेंगे? जैसे ये महाबीमारी फैली हुई है इस तरीके से, जब हम ही सेफ़ नहीं है तो बच्चे कैसे सेफ़ होंगे इसके अंदर? बच्चे तो वैसे भी नासमझ है। हम लोग तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते बच्चों को। फ़िलहाल तो भैया बिल्कुल नहीं भेजना चाहेंगे बच्चों को, 1 साल तो बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर हम खुद तैयार हो जाते हैं तो बच्चों को शायद हम समझा सकें। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।